नमस्कार आप सभी को। रिस्पेक्ट सभी जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट को सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन को कि उन्होंने मुझे एक चांस दिया आपके बीच में आने का, और आपके समक्ष में कुछ जितना भी कुछ नॉलेज है अगर मैं आपको आज कुछ दे पाऊँ तो वो मेरे लिए सौभाग्य रहेगा। तो आज एडोब फोटोशॉप में हम लोग बात करेंगे कंपोजिशंस के बारे में। एक खूबसूरत फोटोशॉप में एक एडिट हम लोग शुरू से लेकर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, और उसी दौरान अगर आपके कोई सवाल हैं या कुछ डाउट्स हैं तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ सतीश जी को, जिनके वजह से आज मैं आपके समक्ष में आया हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाएगा, क्योंकि शुरुआत से ही झारखंड एसोसिएशन का प्रेम मुझ पर रहा है, और मैं हमेशा से उनको कुछ ना कुछ, वहाँ पर भी मैं आया हूँ रांची में, और खूबसूरत वातावरण रहा है वहाँ पर। और वहाँ पर काफ़ी लोगों का सहयोग मुझे, जैसे बंटी सर का सहयोग, मिश्रा जी का सहयोग, एसोसिएशन हेड का सहयोग, तो वो बहुत खूबसूरत वातावरण के बीच में मुझे अनुभव मिला है वहाँ पर झारखंड में। तो आज हम बात करेंगे एडोब फोटोशॉप में कुछ कंपोजिशंस के बारे में। ऑलराइट, तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ एडोब फोटोशॉप के इस कंपोजिशन वाले सब्जेक्ट में। और आप कमेंट जारी रखिए अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी चीज़ है, तो अगर मैं यहाँ पर हो सके ना दे पाऊँ तो ज़रूर हम लोग कमेंट पे बात करेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि मैं जितना भी दूंगा आज देने की कोशिश करूँगा वो लगभग आपको समझ में आए, और अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको कवर करेंगे। ऑलराइट, मैं एक बार यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि मेरा आवाज़ आपको प्रॉपरली आ रहा है क्या। आवाज़ प्रॉपर आ रहा है सर सभी को? थोड़ा कमेंट में देंगे, आवाज़ प्रॉपरली आ रहा है क्या सभी को? ग्रेट। आज हम देखेंगे कि इस एक फोटो है, आउटडोर शूट किया हुआ प्री वेडिंग का फोटो है, और इस प्री वेडिंग फोटो पे हम लोग खूबसूरत तरीके से इसको इन्हांस करेंगे। इसमें कंपोजिशंस क्या होने चाहिए, कलर ग्रेडिंग कैसे होती है, और छोटी छोटी चीज़ें जो हमें प्री वेडिंग इन्हांसमेंट्स के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस चीज़ों पे बात करेंगे। तो प्री वेडिंग एक खूबसूरत सब्जेक्ट है आज सभी वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए। जितने भी लोग वेडिंग फोटोग्राफी में हैं, वो प्री वेडिंग एक खूबसूरत सब्जेक्ट है, और हर कोई आज प्री वेडिंग करना चाह रहा है। जितने भी नए फोटोग्राफर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो खूबसूरत तरीके से प्री वेडिंग को ला रहे हैं, और प्री वेडिंग जो उनके दिमाग में जो सोच है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। तो प्री वेडिंग एक खूबसूरत सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक खुशी देने वाला सब्जेक्ट भी है क्लाइंट को, जिससे वो अपने आप को हीरो या हीरोइन अनुभव करता है, और उसको खुद बहुत ज़्यादा मज़ा भी आती है उसके अंदर। तो प्री वेडिंग क्या है एक्चुअली? तो प्री वेडिंग एक्चुअली शादी के पहले जो भी चीज़ हम लोग शूट करते हैं, चाहे वो एंगेजमेंट के फोटोज़ हों, वो भी प्री वेडिंग है। क्योंकि शादी के पहले कुछ भी शूट, हल्दी भी प्री वेडिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बाहर लोकेशन पे जाके उसको शूट करना और उसमें फिर मैनिपुलेशन करना, इन्हांसमेंट्स करना, उसी को प्री वेडिंग बोलेंगे। ऐसा नहीं है। शादी के पहले जितना भी दूल्हा दुल्हन का शूट होता है उसे प्री वेडिंग कहा जाता है। और ये प्री वेडिंग इसीलिए होता है कि दूल्हा और दुल्हन में बॉन्डिंग हो, साथ में ही एक वेडिंग फोटोग्राफर जो वेडिंग को कवर करने वाला है उसको भी दूल्हा और दुल्हन के साथ इंटरेक्ट हो, और वो खूबसूरत तरीके से उनकी पूरी की पूरी वेडिंग को कवर कर सके।
तो एक चांस होता है हमें दूल्हा और दुल्हन के साथ एक बंध जाने का, उनकी फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग आने का। और इस बॉन्डिंग अगर हो जाती है खूबसूरत तरीके से, तो वेडिंग एल्बम बहुत खूबसूरत बनता है। क्योंकि हमारी अगर शादी के दिन ही हम लोग फोटोग्राफर को मिलते हैं या फिर दूल्हा दुल्हन को मिलते हैं, तो शायद हमारी उतने बॉन्डिंग या रिलेशनशिप नहीं आती उतनी। पर अगर हम प्री वेडिंग में भी उनको कवर करते हैं, और प्री वेडिंग के दौरान कई बार बात होती है, साइट पे जाना पड़ता है, तो एक वेडिंग फोटोग्राफर उनके साथ कनेक्ट हो जाता है, दिल से कनेक्ट होता है, बॉन्डिंग होती है। उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट वेडिंग एल्बम्स में दिखाई देता है। तो वेडिंग एल्बम्स में की खूबसूरती यह है कि एक वेडिंग फोटोग्राफर दिल से काम करे। तो दिल से काम करने के लिए दिल लगाना भी जरूरी है। तो जब हमारी फैमिली के साथ हमारा दिल लग जाता है, तो हम खूबसूरत तरीके से काम करते हैं। तो आज एक प्री वेडिंग का फोटो है जो हम लोग शूट एडिट करके दिखाएंगे। तो मैं पर्सनल एक एडिटर हूँ, और फोटोशॉप में फोटो एडिट्स करता हूँ। तो मैं एक फोटोग्राफर की टीम का एक हिस्सा हूँ। एक फोटोशॉप आर्टिस्ट, हमेशा याद रखिए कि एक फोटोग्राफर की टीम का वो हिस्सा होना चाहिए, उसका कोई इंडिविजुअल काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम शूट करने के बाद जब एडिट करते हैं, तो वो उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है उस क्लाइंट तक जाने के लिए एक वेडिंग फोटोग्राफर के थ्रू वो जब जाता है, तो उसमें एक टीम का काम करता है, एक एडिटर या फिर डिजाइनर। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि फोटोग्राफर ने जो सोच समझ के वो फोटो शूट किया है, उस फोटो को वो उसकी सोच से मैच करे, और उसके क्लाइंट को जो चाहिए वो सब दे सके। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर वेडिंग फोटोग्राफर अगर वो खुद एडिट करेंगे तो वो बेस्ट ऑप्शन है सभी के लिए। क्योंकि जब शूट करते हैं तो उसकी सोच अलग होती है। अगर वो खुद एडिट नहीं करते हैं या फिर और किसी एडिटर के पास देते हैं, तो एडिटर को उसकी सोच मैच करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो ज़रूरी ये है कि अगर कोई वेडिंग फोटोग्राफर है, तो वो अगर प्री वेडिंग शूट करते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें प्री वेडिंग के इन्हांसमेंट्स करते आना चाहिए। तो प्री वेडिंग में मैनिपुलेशन एंड इन्हांसमेंट बहुत डिफरेंस है दोनों का। इन्हांसमेंट्स मतलब जो भी कुछ फोटोग्राफर ने शूट किया है, उसमें उसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगाना। मतलब वो जो भी शूट उन्होंने किया है उसको इन्हांस करना, पॉपिंग करना, या फिर जो चीज़ उसमें छूट गई है या गलती हो गई है उसको करेक्ट करना, वो से ही इन्हांसमेंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आइसक्रीम है, और आइसक्रीम के ऊपर या केक के ऊपर रेड कलर का जो चेरी लगाते हैं, उससे उसका टेस्ट चेंज नहीं होता एक्चुअली, उससे उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो एक फोटोशॉप आर्टिस्ट का भी यही काम है, वही जिम्मेदारी है उसकी, कि उन्होंने जो शूट किया है उसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए उस पर एक टॉपिंग लगाने का काम। बट मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन मतलब एडोब फोटोशॉप में किसी भी फोटो में चेंजेस करना, चाहे वो बैकग्राउंड कटिंग हो, या फिर आप कुछ क्लिप आर्ट ऐड कर रहे हैं, या फिर टाइटल ऐड कर रहे हैं, या फिर वो चीज जो ऑलरेडी फोटोग्राफर ने शूट नहीं किया है उसके बाद हम कुछ ऐड कर रहे हैं, उसी को मैनिपुलेशन बोलते हैं। पर कई लोगों का ऐसा मानना है मैनिपुलेशन मतलब कोई भी फेरी फोटो बनाना, या फिर कोई ग्लैमरस फोटो बनाना, या फिर भालू हाथी, या फिर हाथ में जो कंदील लेके दिया लेके एक औरत है, रेड कलर का गाउन है, वो सब मैनिपुलेशन नहीं है। क्योंकि हम एक वेडिंग फोटोग्राफर है और हमारा फोटो स्टूडियो है, और मैं मेरे यहाँ पर स्टूडियो में जो मैं फोटोज निकालता हूँ, मैं उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकूँ और वो रियल दिखना चाहिए। और वेडिंग हम कवर कर रहे हैं, वेडिंग किसी की भी वेडिंग में उन फोटोज के साथ छेड़छाड़ करना ये सही बात नहीं है एक्चुअली। क्योंकि वेडिंग तो सच्चाई दिखाने के लिए होती है, वेडिंग फोटोग्राफी सच्चाई दिखाने के लिए होती है। पर अगर कोई एडिटर अगर उसमें इन्हांसमेंट के अलावा मैनिपुलेशंस करते हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। उसके अलावा अब इस फोटोज में मैं सबसे पहले कैमरा रॉ में मैंने ओपन किया। कैमरा रॉ में ओपन करने के बाद मैं इस फोटो को करेक्ट कर लूंगा। अब फोटो में करेक्शंस करना यानी क्या? ऑलरेडी फोटोग्राफर बहुत अच्छा शूट करते हैं, पर मैक्सिमम जितने भी सीनियर फोटोग्राफर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल भी न्यूट्रल स्टेज में फोटो शूट करते हैं। तो न्यूट्रल स्टेज मतलब क्या होता है कि न्यूट्रल स्टेज यानी जहां से कलर्स को पॉपिंग किया जा सके,
और उसमें कोई ज़्यादा हाईलाइट ना हो, ताकि हाईलाइट्स को कम करते समय कोई दिक्कत ना आए। तो ये कैमरा रॉ फिल्टर में मैंने इसको ओपन किया है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग वाइट बैलेंस इसका सेट करेंगे। जो भी फोटोशॉप में वाइट बैलेंस, सबसे पहले हम उसको करेक्ट करेंगे, मतलब फिक्स करेंगे। अब मैंने कई जो भी एडिटर्स हैं उनको देखा है कि कई स्लाइडर्स, हर स्लाइडर्स को हिला हिला के चेक करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्लाइडर्स को हिलाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चीजें इसमें चेंज करने की जरूरत अगर लगती है तो उसी स्लाइडर्स को आपको चेंज करना है, ना कि हर टैब में आके आपको वो सब चीजें चेंज करने की जरूरत है। हर टैब में जाके हर स्लाइडर को मूव करना, उसमें चेंज करना जरूरी नहीं है। आपके दिमाग में जो भी चीज है आप उसको करना चाह रहे हैं, उसी चीज को आपको वहां पर करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चाहता हूं इस फोटो में हम लोग कलर्स ऐड करते हैं। सबसे पहले वाइट बैलेंस इसका चेक करते हैं। वाइट बैलेंस के लिए यहाँ पर एक टूल है जो टॉप लेफ्ट साइड में है, वाइट बैलेंस टूल। उस पर यदि आप क्लिक करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ऐसी जगह पे आप क्लिक करते हैं जिस मतलब जो प्रॉपर 100% वाइट है या वाइट होना चाहिए, क्लिक करता हूँ तो इसका वाइट बैलेंस इस तरह से वहां पर हो जाता है। तो आप देखेंगे मैं कीबोर्ड पे क्यू प्रेस कर रहा हूँ तो बिफोर एंड आफ्टर में आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देगा। और जो ब्लू जिसमें ज़्यादा था वहाँ पर येलो ऐड हो गया है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वार्म हो चुका है, वार्म टेम्परेचर आ गया। आप चाहें तो उसको मैन्युअली भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यदि लगता है कि फोटोज में हाईलाइट्स, क्योंकि हम इसका स्काई रिप्लेस करने वाले हैं, तो मैं स्काई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। मुझे अगर पहले से पता है कि मैं इसका स्काई रिप्लेस करने वाला हूँ, तो मुझे सबसे पहले उसके स्किन और जो उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहना हुआ है उनकी तरफ ध्यान देके मुझे वो चीज़ें करेक्ट करना पड़ता है, मतलब फिक्स करना है, ज़रूरी है। तो मैं फोटोज में एक्सपोजर थोड़ा कम रख के हाइलाइट्स कम करता हूँ, शेडोज को रिमूव करता हूँ। मैं एक बार कमेंट चेक करना चाहता हूँ कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है उस हिसाब से। हो सकता है कि वॉइस कम आ रही होगी, तो वॉइस अगर कम आ रही है तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, क्योंकि मेरे पास यही लिमिट है वॉइस की। तो मैंने यहाँ पर इस फोटो को करेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ इमेज को। ओपन इमेज में करता हूँ। तो आज का मेन सब्जेक्ट हमने रखा है कि कंपोजिशन पे। तो बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। जब बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में बात करते हैं, तो जब बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो बैकग्राउंड चेंज करना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बैकग्राउंड कौन सा लूं। तो बहुत लोगों का ये इश्यू आता है कि बैकग्राउंड सिलेक्शन क्या होना चाहिए, या फिर बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, या फिर उसका प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए, वो परफेक्ट कैसे लगे। तो बैकग्राउंड चेंज करते समय हमें तीन चीज़ों की तरफ हमेशा ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका प्रोपोर्शन, आपका जिस एंगल में फोटो शूट किया गया है, आपको बैकग्राउंड भी उसी एंगल से मिलता जुलता, लगभग उसको मैच करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, ये लो एंगल में शूट किया हुआ फोटो है। लो एंगल में शूट करने की वजह से आपको यदि बैकग्राउंड भी आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको भी लो एंगल वाला ही फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा, बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, इसके लिए कोई भी कैलकुलेशंस नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस फोटो की लाइटिंग की स्टडी करेंगे। फोटो की लाइटिंग के अनुसार हम लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे।
मतलब वो जो फोटो है उस पे किस प्रकार की लाइटिंग आ रही है, उसका एंगल क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, और वो लगभग किस टाइम की मैच करना चाहिए उस फोटोज को। आपके फोल्डर में लगभग 2000 बैकग्राउंड्स हैं। जब आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करने जाते हैं तो आपके पास 2000 बैकग्राउंड है। अब 2000 बैकग्राउंड में से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, मुश्किल काम है एक्चुअली। तो पर अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो उसके लिए उसके जितना आसान काम कोई भी नहीं है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करना बहुत आसान है अगर हमें पता है कि मुझे क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैकग्राउंड चेंज करना मतलब एक डॉक्टर का किडनी को चेंज करना सेम है। अगर एक डॉक्टर को किसी की किडनी चेंज करना है तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसका किडनी चेंज करना है उस किडनी का स्टडी करते हैं। उसके बाद जिसका किडनी लगाना है उसका किडनी चेक करते हैं, उसका सेट करते हैं, चेक करते हैं कि ये किडनी उसको सेट होगा क्या। ऐसा नहीं करते डॉक्टर कि उसका दूसरे का किडनी निकाला और उसको लगाया और फिर देखा नहीं नहीं ये छोटा हो रहा है, इसको निकाल के फिर से उस पर लगा दो। डॉक्टर कभी भी ऐसे नहीं करते। डॉक्टर पहले स्टडी करते हैं, बैकग्राउंड की स्टडी करना चाहिए और जहां पर बैकग्राउंड हमें यूज करना है वहां की स्टडी करना चाहिए। अगर आप दोनों की स्टडी करते हैं और फोल्डर में सर्च करते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, इस लाइटिंग पे चाहिए, इस कंडीशन पे चाहिए, इस एंगल से शूट किया हुआ चाहिए, तो आप बहुत आसान तरीके से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। प्री वेडिंग में स्काई रिप्लेसमेंट के समय हमने देखा है कि कभी कभी दिन का फोटो होता है और ऑरेंज बैकग्राउंड्स बहुत सारे लगा देते हैं, तो ये गलत होता है। या फिर उसका टेक्सचर, स्काई को शूट करने के अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, स्काई चाहिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको अलग अलग स्काई दिखाई देते हैं। कोई स्काई ऐसी इस तरह से शूट करता है, कोई स्ट्रेट करता है, कोई लो एंगल से शूट करता है। तो आपको फोटो का एंगल और वो स्काई का क्या एंगल है उसको मैच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्टडी करा जाए पहले, और स्टडी करके वो फोल्डर को ओपन करें और वहां से जाके एक ही बैकग्राउंड आप लें और ड्रैग एंड ड्रॉप डालें और फोटो फिनिश। तो इस टाइप का ही काम हम लोगों को एक्चुअली करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये फोटो को मुझे कटिंग करने की जरूरत है, तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी फोटो कटिंग करके रखा है, क्योंकि इस लाइव सेशन में फोटो को कटिंग करने के लिए इतना समय हमारे पास भी नहीं है, और आप भी बोरिंग, सबसे बोरिंग काम यदि है फोटोशॉप में कटिंग, तो वो भी देखने में मज़ा नहीं आएगा आपको। तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी फोटो को कटिंग करके रखा है ताकि मैं आपके लिए वो समय बचा सकूँ आपका। तो एडोब फोटोशॉप में सबसे बोरिंग काम अगर लोग बोलते हैं तो उसे कटिंग का काम बोलते हैं। तो आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिसको बोरिंग लगता है, कटिंग करना एडोब फोटोशॉप में बोरिंग लगता है। तो ऐसे आप में से जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको कटिंग करना बोरिंग काम लगता है? प्लीज रिप्लाई कीजिए प्लीज। उनके लिए खूबसूरत आंसर में ढूंढ के निकाला है मैंने, क्योंकि कटिंग एडोब फोटोशॉप में इंपॉर्टेंट पार्ट है पर उतना ही बोरिंग है। तो जिन लोगों को भी कटिंग करना बोर लगता है और एडोब फोटोशॉप में वो काम करने की इच्छा रखते हैं, तो मेरा सभी से सजेशन है कि उन्होंने एडिटिंग छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर मैनिपुलेशन करना है या फिर हमको बैकग्राउंड चेंज करना है तो फोटो कटिंग करना ज़रूरी है। और जितना काम, जो भी काम बोरिंग होता है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए बोरिंग काम, ऐसा नहीं है कि बोरिंग काम है तो उसको छोड़ देंगे, पर जो बोरिंग काम करते हैं उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे मिलते हैं। पढ़ाई करना सभी के लिए बोरिंग होता है। अगर कोई बच्चा कक्षा 10th में है और वो पढ़ाई करना उसको बोरिंग लगता है तो उसको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, तो पढ़ाई करना ही जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई करना बोरिंग है। वो स्टूडेंट भी जो 90 अबव मार्क लाते हैं उनके लिए भी बोरिंग है, और जो 40% मार्क लाते हैं उनके लिए भी बोरिंग है। पर जो लोग बोरिंग वर्क करते हैं उनको रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने फोटो यहाँ पर ऑलरेडी कटिंग करके रखा है आपके लिए, और जैसे ही मैं फोटो तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको फोटो कटिंग करके रखा है, और यहाँ पर फोटो कटिंग करने के बाद मैं लेयर पैनल पे जाता हूँ और
यहां पर मैं इसको मास्क दे देता हूं। ऑलराइट, अभी मुझे बैकग्राउंड यहां पर ऐड करना है। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए अब बैकग्राउंड मुझे उस लेवल का शूट किया हुआ चाहिए। यदि नहीं है तो आप उसके लेवल का फोटो को कंपोज करना पड़ेगा, कंपोजिशन उसकी चेंज करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड्स मैंने डाउनलोड करके रखे ऑलरेडी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कंपोजिशन बहुत अलग है, बैकग्राउंड का और सब्जेक्ट का बहुत अलग चेंजेस हैं। तो इसको मैच करने का एक छोटा सा आपको आज प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या करें कि ये बिल्कुल रियल लगाई दे लगे। और हम अगर मैनिपुलेशन कर रहे हैं और फोटोशॉप में वो पहचान में आ रहा है तो वो सही मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि एडोब फोटोशॉप में मैनिपुलेशन करना ही सबसे बड़ा झूठ बोलना है। अरोरा फिल्म्स बोल रहे कटिंग के ट्रिक बताइए सर। तो कटिंग के ट्रिक एक प्रोफेशनल डिजाइनर के लिए कोई कटिंग के ट्रिक नहीं होते हैं। एक प्रोफेशनल एडिटर ने हमेशा पेन टूल से कटिंग करना चाहिए। अगर उसको कटिंग करने में बोरियत महसूस हो रही है तो उन्होंने काम करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पेन टूल से प्रोफेशनल तरीके से कटिंग नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स हमेशा आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। ऑटोमेटिक कोई भी तरीका यूज करना यानी आपकी इमेज को डिस्ट्रक्ट कर सकता है और आपकी इमेज को खराब कर सकता है। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनंती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट है तो अपने काम में समय दीजिए और उसको मैनुअली कटिंग कीजिए, क्योंकि जब आप मैनुअली कटिंग करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अभी मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि पेड़ों के बीच के अंदर का भी मैंने कटिंग करके रखा है। अगर मैं ऑटोमेटिक तरीके से इसको यूज करूं तो दुनिया में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो इसको पूरी तरीके से परफेक्ट कटिंग कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि उसके झंझट में आपको गिरना नहीं है और मैनुअली जाके आपको कटिंग करना है। यहाँ पर आपको देखेंगे टायर भी फिल्टेड है क्योंकि मुझे शेप चेंज करना है। तो ज़रूरी है कि कटिंग आप मैनुअली कीजिए, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड जो है ना मैच नहीं हो रहा है। तो आज आपको एक छोटा सा एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप ये जो लाइन देख रहे हैं ग्रिड लाइन, ये इसकी ओरिजिन लाइन है, मतलब जहां पर जमीन और आसमान आपस में मैच हो रहा है, जहां पर जमीन और आसमान आपस में मैच हो रहा है, इस लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए आप। ये लाइन अगर आपके समझ में आ जाती है और आप बैकग्राउंड चेंज करने में इसकी मदद लेते हैं तो आपका कोई भी फोटो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये ओरिजिन लाइन एडोब फोटोशॉप में एक प्रिंसिपल है अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है उसके लिए। ओके, तो आप देखेंगे यहां इसके ये जो बैकग्राउंड है, आप अगर देखेंगे अभी ये जो मैंने बैकग्राउंड इसका लिया हुआ है, इसकी ओरिजिन लाइन चेंज है। इसकी ओरिजिन लाइन यहां पर है, यहां पर जमीन और आसमान मिल रहे हैं, यहां पर ये लाइन है, और ये फोटो की जो है ये लाइन है। तो अगर मैं ये दोनों लाइंस को मैच कर देता हूं और मैं दोनों के हिसाब से परफेक्ट कर पाता हूं तो फोटो एक खूबसूरत तरीके से एडिट कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे कर पाएंगे। मुझे क्या करना है, ये जो लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रही है, यही लाइन को यहां पर मैं बिल्कुल ड्रॉप एंड डाउन करूंगा। डायरेक्टली मुझे मैंने इस तरह से यहां पर डायरेक्टली नीचे कर दिया है और मैं इसको मास्क लगाता हूं यहां पर और ब्रश लेके मैं यहां से मुझे अनवांटेड जो भी मेरा पार्ट है
और मुझे इसके नेचुरल शेडोज अगर चाहिए, ओरिजिनल शेडोज चाहिए, तो मैं इसके एक डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट लेयर लिया और नीचे की जो लेयर है मैं उसको, जो भी शेडो पार्ट यहाँ से मिस हो गया, मैं उसको यहाँ से शो कर देता हूँ। तब आप देखेंगे कि मैं ओरिजिनल जो भी ऑलरेडी था वहाँ पर, उसी को मैंने शो कर दिया है। मैंने कुछ नया नहीं बनाया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कलर मैच नहीं हो रहा है, दोनों के भी कलर में वेरिएशंस हैं। तो दोनों के कलर को वेरिएशंस मैच करने के लिए मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके नॉर्मल टू ल्यूमिनिसिटी रखता हूँ। अब आप देखेंगे दोनों भी बैकग्राउंड मैच हो गए, मतलब दोनों के कलर जो है मैच हो गए। आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी कम थोड़ी सी रख सकते हैं, ताकि अब आप देखेंगे इसका रियलिस्टिक शेडो आपको क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैंने कोई भी एडिशनल शेडोज यूज नहीं किया। यहाँ पर जो ऑलरेडी लेयर थी उसी लेयर का मैंने यहाँ पर शेडोज यूज किया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक और बैकग्राउंड ऐड करना है इसमें। इस तरह से मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है इसका लगभग। अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड का जो टोन है और जो सब्जेक्ट का टोन है, दोनों भी अलग अलग है, दोनों भी चेंज दिख रहा है। यहाँ पर इसका वार्म टोन है और बैकग्राउंड थोड़ा कूल टोन है। तो मुझे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दोनों को मैच करना है। अगर आप मैच नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे तो वो कोई मीनिंग नहीं है, आपको मैनिपुलेशन प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। या तो सब्जेक्ट को आपको ब्लू करना है, या फिर आपको बैकग्राउंड को येलो करना है। तो मैं दोनों को में से यहाँ पर एक सॉलिड कलर ऐड करता हूँ और एक ऑरेंजिश टोन मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। और मुझे इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए कलर ऑप्शन, कलर ब्लेंडिंग मोड यूज करता हूँ और इसकी ओपेसिटी को और भी यहाँ पर कम करता हूँ। यस अब इससे मुझे क्या करना है कि अब जो भी बाल यहाँ पर हमने कटिंग किए हुए हैं, अब मुझे रिफाइन करना है इनके बालों को। तो आप यहाँ पर जो सेकेंड लेयर है, इसकी एक और मैं लेयर ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर शो करता हूँ जो बाल छुप गए एक्चुअली मास्क, वो इस तरह से मैं यहाँ पर और इसे ब्लेंडिंग मोड में चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले इसको वाइट कर लेता हूँ, क्योंकि वाइट हाईलाइट मोड में है और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ मल्टीप्लाई ऑप्शन से। और जितना भी अनवांटेड पार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैं उसको ब्लैक कलर का ब्रश लेके राइट। अब मैंने क्या किया है कि इसका कंपोजिशन एक चेंज किया है और एक बैकग्राउंड को मैंने प्रॉपरली उस तरीके से सेट करने की कोशिश की है कि वो कलर जो टोन है उनका प्रॉपर तरीके से हो जाए। अब मुझे अगर इसमें कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स को ऐड करना है या फिर एक स्ट्रोक देना है, लाइटिंग स्ट्रोक, और इसको पॉपअप करना है पावरफुल बनाने के लिए, तो सबसे पहले जो भी स्किन पार्ट है मैं उसको थोड़ा सा ब्राइट कर लेता हूँ यहाँ से।
हमेशा एडजस्टमेंट लेयर से नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में जाके आप इसको ब्राइट कीजिए। और मैं इसको फिर से हाइड कर देता हूं। अब मैं सिर्फ ब्रश वहीं पर अप्लाई करूंगा जहां पर मुझे जिस पार्ट को मुझे शो करना है, फॉर एग्जांपल स्किन पार्ट पे। आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ स्किन पोर्शन पे ही इफेक्ट दिया है, और जहां से लाइटिंग है और वहीं पर भी मैं हाइलाइट्स ऐड करना चाह रहा हूं। मैंने एडजस्टमेंट लेयर से यूज किया है ताकि नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में जाके आप काम कर सकें। आप जब चाहें तब इस लेयर को बंद या चालू या डिलीट भी कर सकते हैं आप। उसके बाद बैकलाइट इफेक्ट, अगर मैं एक यहाँ पर एक फ्लेयर ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर मैं फ्लेयर ऐड करता हूँ तो उसके बैकलाइट भी मुझे ऐड करना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक बैकलाइट ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं फ्लेयर ऐड करता हूँ यहाँ पर। और इसका इफेक्ट आने के लिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड में एक स्ट्रोक आना चाहिए लाइटिंग का। उस लाइटिंग को हम लोग एडोब फोटोशॉप में भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजी वे में। उसे ही हम लोग बैकलाइट इफेक्ट बोलते हैं। तो जो फर्स्ट लेयर है जहाँ पर सब्जेक्ट है, मैं सिंपली उसको डबल क्लिक करता हूँ और लेयर स्टाइल पे जाता हूँ। लेयर स्टाइल में इनर शेडो ऑप्शन है। इनर शेडो ऑप्शन में जाएंगे तो आप कलर डॉज ऑप्शन यूज करेंगे, और यहाँ पर आप वाइट कलर यूज करता हूँ मैं फिलहाल। फिर हम लोग चेंज करेंगे और इसका डिस्टेंस वगैरह जो है आप मैन्युअली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक येलो कलर मैंने लिया, ऑरेंजिश, और माउस पॉइंटर से मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो आपको देखेंगे एक लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और इसका साइज में थोड़ा सा यहाँ रूम करके ओपेसिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितने ओपेसिटी पे वो चाहिए लाइटिंग इफेक्ट। मैं ऑन या ऑफ करके आपको इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। नेचुरल दिखना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो प्रोपोर्शन वही एंगल से आना चाहिए। उसी ग्लोबल लाइट इफेक्ट्स हम लोग, जैसे अगर मैं शूज़ पे दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आप शूज़ पे देखेंगे पूरा एक तरीके से फोटो में पूरा लेफ्ट हैंड साइड से जाके आप पूरा इस तरह से आप इफेक्ट दे सकते हैं। सिर्फ एक लेयर स्टाइल मैंने ऐड किया इसके अंदर, और वो एक लेयर स्टाइल ऐड करने की वजह से एक छोटा सा इफेक्ट बाइक पे भी आ रहा है और पूरे सब्जेक्ट पे भी आ रहा है। उसी लाइटिंग के साथ आपको मैनेज करना है उसको, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हम लोग इसके साथ जा सकते हैं। पूरा फोटो क्रिएट होने के बाद जितना भी आपकी प्रोसेसिंग एडोब फोटोशॉप में करना चाहिए, आप उतना करने के बाद आप चाहें तो एडोब फोटोशॉप में प्री वेडिंग के लिए पॉपिंग दे सकते हैं। मतलब उसे कुछ लुकअप्स ऐड कर सकते हैं। मैं कलर लुकअप यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मैंने कलर लुकअप ऐड किया, और यहाँ पर मैं इस मास्क पे एक ग्रेडियंट इफेक्ट देता हूँ।
यस, मैं एक बार कमेंट चेक करना चाहता हूँ कि क्या क्या कमेंट्स हैं यहाँ पर। यस, कमेंट्स एक बार मैं चेक करना चाह रहा हूँ। राजीव रंजन सर, नॉट एग्री फॉर द यस, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑटोमेटिक चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पर मैं सभी से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम लोग प्रोफेशनल एडिटर हैं और हम एक 100% अच्छा आउटपुट देना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उसमें भी 100% एक्यूरेसी आए। जितने भी शॉर्टकट टूल्स हैं एडोब फोटोशॉप में, हर जगह पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और उस पे अगर आपको 100% रिजल्ट्स आप चाहिए तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि पेन टूल ही यूज़ करना चाहिए। ये अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। और उसके बाद इनर ग्लो का थोड़ा सा फिर से शेयर कीजिए। लाइटिंग कर्व्स लेयर्स, ग्रेट इन्फो। यस, मैं एक बार फिर से इनर शेडो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनर शेडो इफेक्ट एक बार फिर से शेयर करने के लिए बताया है, तो मैं ज़रूर वो जो इफेक्ट है। यस, इनर शेडो इफेक्ट के लिए आपको लेयर स्टाइल में जाना है। अगर आप बैकलाइट इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो बैकलाइट इफेक्ट देने के लिए आपको सिर्फ लेयर स्टाइल में जाएंगे और इनर शेडो आपको देना है, क्लिक करना है। और जनरली ये नॉर्मल या मल्टीप्लाई पे रहेगा। इनर शेडो मल्टीप्लाई ऑप्शन में रहता है। आपको चेंज करना है इसका ब्लेंडिंग मोड टू कलर डॉज, और यहाँ से जिस टाइप का आप लाइटिंग लेना चाह रहे हैं वो लाइटिंग को आपको कलर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप ब्लू भी लाइट ले सकते हैं। आपने ब्लू लेंगे तो ब्लू इफेक्ट आएगा। मैं ऑरेंज सिचुएशन में हूँ, इसलिए मैं ऑरेंज लाइट या फिर येलो लाइट मैंने सेलेक्ट किया है। और उसके बाद आप मैनुअली यहाँ पर ओपेसिटी मैं 100 रखता हूँ और साइज 0 रखता हूँ। अब आप देखेंगे कि इस तरह से इसका बेसिक्स क्रिएट होगा। बट अगर आपको इसको मैच करना है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी ओपेसिटी, इसका साइज और इसका डिस्टेंस, सभी चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत है। डिस्टेंस आप माउस पॉइंटर से डायरेक्शन इसका सेट कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना दूर आना चाहिए आप हर चीज़ माउस पॉइंटर से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से माउस पॉइंटर से इसको सेट कर दिया एक लेफ्ट हैंड साइड के एंगल में, जैसे ग्लोबल लाइट। उसके बाद मैं इसका साइज, लाइटिंग का साइज, और उसके बाद इसकी ऑपेसिटी, तो लगभग थोड़ा सा रखना है आपको। आपको खुद ही पता चलेगा कि मुझे कितना रखना चाहिए और कितना नहीं रखना चाहिए। और लाइटिंग फ्लेयर भी जब भी हम लोग यूज़ करेंगे, लाइटिंग फ्लेयर बहुत सुंदर सा यूज़ करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि लाइटिंग फ्लेयर इस तरह से ऐसा डाल देते हैं। ऐसा अगर नहीं, आप मतलब आपको वो एंगल, वो स्ट्रोक, ताकि दिखाई दे कि वो स्ट्रोक वहाँ से आए। जैसे इसके यहाँ पर शूज़ पे खूबसूरत एक इफेक्ट क्रिएट हुआ है लाइटिंग का, तो हम जाके फिर से उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सॉफ्ट चाहिए तो आप और भी ऑफिसिटी कम करके उसकी खूबसूरती और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल फोटो था जो हमने स्टार्ट में शुरू किया, और यहाँ तक हमने इस प्रोसेस को लेके आए। ये दोनों में चेंजेस हैं, कलर्स के इफेक्ट्स, बैकग्राउंड चेंज, उसका प्रोपोर्शन एंड कंपोजिशंस। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप एडोब फोटोशॉप में एडोब फोटोशॉप के माध्यम से करेंगे तो खूबसूरत रिजल्ट मिलना ही ज़रूरी है।
यस, एक बार मैं हम लोग आपके कुछ भी अगर सवाल हैं तो ज़रूर हम लोग इसको पूरा करेंगे सवालों को। यस, बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज़ हेल्प करें सर कि फोटोशॉप 2019 में क्या सेटिंग करें कि जो फोटोशॉप में हो वही आउटपुट आए। तो ऐसा क्या दिक्कत आ रही है कि आप फोटोशॉप में जो दिखाई दे रहा है वो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है? यस, आपके यदि कोई सवाल है तो ज़रूर यहाँ पर डालिए प्लीज़। सर मुझे एल्बम डिज़ाइन में पैटर्न का यूज़ कैसे कर लेते हैं ये बताइए। सर हम लोगों ने आज का सब्जेक्ट ही रखा था कि लेयर कंपोजिशंस एंड लाइटिंग इफेक्ट्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कर्व्स की, एक छोटा सा और एक सब्जेक्ट है कर्व्स, हम लोग कैसा यूज़ करना चाहिए उसके साथ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यस, कंट्रोल एम यानी कर्व्स हम लोग सभी यूज़ करते हैं। एडोब फोटोशॉप में कर्व्स यूज़ करने के लिए इसका जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिस्टोग्राम को यदि समझ लिया जाए तो आप एडोब फोटोशॉप में फ़ोटो करेक्शंस बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में अगर लाइटिंग्स की बात की जाए तो एडोब फोटोशॉप में लाइटिंग सिर्फ तीनों चीज़ों पर ग्रे, वाइट और ब्लैक को समझा जाता है, जिसमें वाइट की वैल्यू 255 होती है, ब्लैक की वैल्यू 0 होती है और ग्रे की वैल्यू 128 होती है, मतलब 128 होती है। तो अगर आप हिस्टोरियोग्राफ की स्टडी करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैक पॉइंट है और यहाँ पर वाइट पॉइंट है और बीच में ग्रे है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि ग्रे से चेंज हो रहा है, ग्रे स्केल और व्हाइट पर जा रहा है, यहाँ पर भी ब्लैक से चेंज होकर व्हाइट पे जा रहा है, यहाँ से भी ब्लैक से चेंज होकर व्हाइट पे जा रहा है। अब इसमें जो ग्रिड लाइन यूज किए हुए हैं, ये ग्रिड लाइंस को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइन किस लिए एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल ये 4 बॉक्सेस अगर हैं तो आप देखेंगे ग्रे से व्हाइट के बीच में और यहाँ पर भी ग्रे से व्हाइट के बीच में, तो ये 4 बॉक्सेस जो है हाईलाइट्स पे काम करते हैं। और ये जो 4 बॉक्सेस हैं आप देखेंगे ग्रे से ब्लैक की तरफ है और यहाँ पर भी आप देखेंगे ग्रे से ब्लैक की तरफ है। तो ग्रे से ब्लैक की तरफ मतलब शेडोज, ये मिड टोन और ये हाईलाइट। अगर हम इस पे प्रोसेस करते हैं तो आप एक फोटो को बहुत खूबसूरत तरीके से इसको कलर करेक्शन या इन्हांसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कंट्रोल एम प्रेस करते हैं और डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके इस तरह से इसको करेक्शन करते हैं। तो इसको यूज करना और कंट्रोल एल को यूज करना
दोनों भी सेम है क्योंकि दोनों भी लेवल्स चेंज करता है। यहाँ पर भी कंट्रोल एल में देखेंगे आप ब्लैक ग्रे एंड व्हाइट है। तो उसी तरह से अगर आपको कंट्रोल एम यूज करना है, इसको कर्व्स बोलते हैं हम लोग, तो कर्व्स मीन्स कर्व्स के हिसाब से हिस्टोग्राम यहाँ पर दिखाया। तो मैं इसका सेंटर पे क्लिक करता हूँ और इस ग्रिड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे को 3 पॉइंट्स मेरे पास क्रिएट है। एक जो है वो मिड टोन के लिए है, और दूसरा जो है यहाँ पर ये वाला पॉइंट ये हाईलाइट के लिए है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है शैडोज के लिए। तो अगर मुझे हाइलाइट्स पे प्रोसेस करना है तो सिंपल है कि आप सिर्फ ये जो हाइलाइट्स वाला जो 4 ग्रिड लाइन है, अगर आप इसी को यूज करेंगे तो सिर्फ हाईलाइट पे प्रोसेस होगा। आप देखेंगे कि सिर्फ हाईलाइट कम हो रहा है, जहां शैडो पोर्शन है वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो यहाँ सिर्फ हाईलाइट पोर्शन चेंज हो रहा है। या फिर मैं सपोज यहाँ पर येलो ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट पोर्शन में जाके ऐड कर सकता हूं। तो आपको पूरे फोटोज पे चेंज नहीं करना है, आपको जो भी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आप शैडो रिमूव करना चाह रहे हैं, तो शैडो रिमूव करने के लिए शैडो वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे और सिर्फ शैडो चेंज करेंगे। अब आप देखेंगे कि जहां पर भी स्काई है और वो सन फ्लेयर दिखाई दे रहा है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो ब्राइट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका शैडो पोर्शन ही ब्राइट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हाईलाइट को कम करना है तो आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो हाईलाइट चेंज होगा। बट हम लोग जनरली क्या करते हैं कि अगर इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर शेडोज भी चेंज हो रहा है और हाईलाइट भी चेंज हो रहा है। तो इसका भी यूज करना और लेवल्स भी यूज करना एक ही फोटो पे, मुझे नहीं लगता है कि ये वर्क है। सिंपल है, आपको अगर शेडोज यूज करना है तो शेडो के लिए आप शेडो वाले ऑप्शन में यूज करेंगे, यहाँ पर शेडो चेंज होगा। अगर आप हाईलाइट कम करना चाह रहे तो हाईलाइट कम करेंगे, यहाँ से हाईलाइट फोटो में कम होगा। तो इस तरह से कलर ग्रेडिंग में जब हम लोग फोटो एडिट करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यस सर, हेयर डिटेल्स को निकाले, वो स्पीड में था, एक बार रिपीट कीजिए सर। हर हेयर डिटेल्स, चलिए हेयर डिटेल्स हम लोग सीखते हैं आज। हमारे पास टाइम है, और हेयर डिटेल्स पे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, हेयर डिटेल्स के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग करना चाहिए। मैं ऑलरेडी जो फ़ोटो हमने लिया था उसी फ़ोटो पे हेयर डिटेल्स के साथ जाना चाहेंगे। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने फोटो ऑलरेडी कटिंग करके रखा है, मैंने बैकग्राउंड इस तरह से रिमूव किया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके जो हेयर्स हैं लॉस हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने कटिंग करते समय हेयर्स को नहीं लिया है यहाँ पर। तो हेयर डिटेल्स को लाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। हेयर कटिंग करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो रिफाइन एजेस, मतलब रिफाइन एजेस में आप हाईलाइट, शेडोज और मिड टोन पे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके फोटो में एजेस है तो एडोब फोटोशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसके एजेस को समझता है और उसको फिल्टर करता है, मतलब एजेस को रिफाइन करता है। दूसरा एक प्रोसेस, अगर मल्टी कलर बैकग्राउंड में हम लोग शूट कर रहे हैं और शादी के वेडिंग इन्वॉल्वमेंट में है और वहाँ पर मल्टी कलर्स हैं, तो वहाँ पर और बैकग्राउंड भी डार्क है, आपके बाल भी डार्क हैं, तो ऐसे समय पर बैकग्राउंड में से सब्जेक्ट को निकालना या सब्जेक्ट में बालों में से बैकग्राउंड को रिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस समय आप मैनुअल तरीके से जाके मल्टी लेयर्स लेके आपको फ्रीक्वेंसी सेपरेशंस करके आपको हेयर डिटेल्स लानी चाहिए। क्योंकि एडोब फोटोशॉप में अगर आप कोई फ़ोटो कटिंग कर रहे हैं
तो और उसके हेयर डिटेल्स नहीं ला रहे हैं और वो आर्टिफिशियल दिख रहा है या गलत दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है ये हम लोग अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं। तो एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है कि कोई भी फोटो यदि कटिंग करके हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं तो वो रियल दिखाई दे, उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज हेयर डिटेल्स कैसे ले आ सकते हैं। तब आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर देखा कि मैंने फोटो कटिंग करते समय इनके हेयर लॉस हो चुके हैं। तो मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ यहाँ से, आप कोई भी एक बैकग्राउंड जो भी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कटिंग करते समय बैकग्राउंड में फोटो छोड़ दिया है। इसको दो तरीके हैं, एक तो आप रिफाइन एजेस के जरिए आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड सेलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे सेलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड ब्रश है, रिफाइन एज ब्रश। इस ब्रश पे क्लिक करके आपको सिर्फ बालों के जो एरिया है वहाँ पर पेंट करना है और इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपके बालों में से बैकग्राउंड को फिल्टर करेगा, मतलब एजेस रिफाइन करेगा यहाँ जो भी इतने एजेस हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से रिफाइन किया है, पर क्योंकि आपके बालों में भी वहाँ की लाइटिंग्स थी और थोड़ा सा ग्रेइश ऑप्शन था, इसलिए वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ओरिजिनल लेयर थी उस तरीके से ना आते हुए इस तरह से लेयर डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए तो आप मैनुअली करेंगे इसको, कीबोर्ड पे कंट्रोल जे प्रेस करके एक और नई लेयर ले लेंगे और जो बाल छुप गए हैं ऑलरेडी, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको मास्क की मदद से ब्रश लेके वाइट पेंट करेंगे हम लोग हेयर एरिया में। अब ये जो लेयर है, इस लेयर को मुझे ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। अब इस लेयर को ट्रांसपेरेंट करना है तो मुझे ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज करना पड़ेगा और ब्लेंडिंग ऑप्शन तीन चीजों पे काम करेगा, हाईलाइट्स, मिड टोन एंड शेडोज। अब ये मैं इसको सबसे पहले व्हाइट में कन्वर्ट कर लूंगा। कीबोर्ड में कंट्रोल एम प्रेस करता हूं और यहाँ पर एक ऑप्शन है जहां पर आप किसी भी चीज को व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सैंपल लेना है उस जगह का, मैं यहाँ से उस जेट को यूज किया और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से उस लेयर को व्हाइट कन्वर्ट किया। क्योंकि अभी ये लेयर व्हाइट में हो गई, मतलब 100% 255 कलर इसमें आ गया है। अगर आप चेक करेंगे तो ये जो इसका नंबर है ये 255 आ गया है, 255। तो 100% वाइट जब हो गया है तो मैं इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके मल्टीप्लाई ऑप्शन यूज करता हूँ ताकि वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाए और जितना भी अनवांटेड पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जितना भी अनवांटेड पार्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं ब्रश लूंगा ब्लैक कलर का और उसे हाइड कर दूंगा। इसमें आपके बालों की डिटेल्स एज इट इज रहेंगे और रियलिटी दिखाई देगी और मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा इस तरह से ही आप यूज़ कीजिए। हाँ, जहाँ पर ज़्यादा बाल की डिटेल्स आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर आप रिफाइन एजेस भी यूज़ कर सकते हैं।
यस। तो आज के सेशन में मुझे आपके साथ बिताया हुआ सेशन बहुत यादगार रहेगा और काफ़ी मज़ा आई मुझे आपके साथ। अगर आपके कोई भी डाउट्स और भी हैं, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स आपको पूछना है, और तो हम लोग जल्दी मिलेंगे। यस, आज का सेशन आपके साथ मैंने बिताया, काफ़ी अच्छा रहा। और मैंने कोशिश की कि कंपोजिशंस के बारे में और कलर ग्रेडिंग को कैसे मैच करते हैं, रिफाइन एजेस कैसे हम लोग बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैनुअल तरीके से दो लेयर को आपस में कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर मैं आपको कुछ दे पाया, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होंगी तो मैं सभी से हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा ओपिनियन रखा है। सभी एडिटर्स अपने अलग अलग कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।